तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हैं। जहां मध्य प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने भी मुश्किलें कम नहीं हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस भूपेश बघेल को चुनावी रण में आगे कर बेफिक्र नजर आ रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का रण भी राजनीतिक पार्टियों के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है जितना समझा जा रहा है। आखिर क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या बन रहे हैं समीकरण, करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेताओं के दावे वादे आज थम गए। अब सभी को 17 नवंबर का इंतजार है, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ये फैसला करेगी कि आखिर वो किससे अपना प्रतिनिधि चुन रही। वहीं दूसरी ओर जो नेता एमपी और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं, उनके लिए ये सब इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 230 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है। के दिल मध्य प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार। अब जनता के हाथ में कमान। कई सीटों पर दिग्गजों के बीच में तकरार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। मध्य प्रदेश में इस बार युवा वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में इस बार कुल युवा वोटर्स 2,90,53,883, 18 से 19 साल के युवा वोटर्स 14,57,775, 20 से 29 साल के युवा वोटर्स 1,31,93,816, 30 से 39 साल के वोटर्स 1,44,02,242। इस आंकड़े के सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार युवाओं के हाथ में सत्ता की चाबी, जो कि 17 नवंबर को फैसला कर देंगे कि उन्होंने किस पर भरोसा जताया है। अब बात छत्तीसगढ़ की। यहाँ दूसरे चरण का रण बेहद भीषण है। इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव प्रचार थम गया है, अब कमान जनता के हाथ में है। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकती हुई भाजपा भी दिखाई दी, कांग्रेस भी दिखाई दी, और दूसरे जो सियासी दल यहाँ दांव आजमा रहे हैं वो भी दिखाई दिए। अब तय जनता को करना है, वोटर को करना है कि आखिर किन मुद्दे पे, किसके चेहरे पे या किस छाप पे वो भरोसा जताते। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में कुल मतदाता 1,63,14,479, पुरुष मतदाता 81,41,624, महिला मतदाता 81,72,171, थर्ड जेंडर 684। ये मतदाता तय करेंगी कि आखिर कौन सत्ता की कुर्सी पर विराजित होगा, और जनता का फैसला 3 दिसंबर को ही सामने आएगा और तभी साबित होगा कि आखिर कौन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सिरमौर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आप आज बताएंगे किस तरह से चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन क्या कुछ स्ट्रेटेजी दोनों ही पार्टियों ने बनाई है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो एक तरफ घोषणा पत्र जारी हुआ जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया, दूसरी तरफ कई वचन हैं, और कमलनाथ को अगर हम देखें तो लगातार हर दिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हर एक वचन को जनता के सामने रखा है। ये तो वादे और दावे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के चुनावी मुद्दे बता देते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो प्रदेश का सियासी समीकरण बदलने का दमखम रखते हैं। सबसे पहला मुद्दा सीधी कांड, आपको याद होगा एमपी में बढ़ता अपराध दूसरा बड़ा मुद्दा है जो पूरे चुनाव को इफेक्ट कर सकता है। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई बार राजधानी भोपाल हो या रायपुर हो, कई तरह के हमने प्रदर्शन भी देखे हैं। उसके बाद बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, ओबीसी आरक्षण और महाकाल लोक। किस तरह से महाकाल लोक में जब मूर्तियां गिरी तो उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को भली भांति भुनाया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी मुद्दों की, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब चर्चा में रहे। इनमें शामिल है सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को काउंटर कर रही है और लगातार सवाल खड़े कर रही है।
किसानों का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ियावाद धर्म जो है उसको लेकर धर्म परिवर्तन के कई सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए और वो भी एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। शराबबंदी जिसको लेकर लगातार आवाज भी सुनाई दी और उसके बाद ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है जो ओबीसी मुद्दा उठाया जा रहा है और केंद्रीय योजनाएं उसको लेकर भी बड़े मुद्दे उठाए गए हैं दोनों की तरफ से। अब यह देखना होगा कि कैसे ये मुद्दे इफेक्ट करेंगे। तमाम सहयोगी मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरे साथ आकाश द्विवेदी हैं, रीवा से मेरे साथ प्रेरणा मिश्रा जुड़ गई हैं, ग्वालियर से मेरे साथ करतार जुड़े हैं, तृप्ति सोनी रायपुर से हैं, साथ ही मेरे साथ दुर्ग से सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आकाश आपके साथ ही कर रहा हूं। आज चुनाव प्रचार थम गया है, यानी कि अब बारी जनता की आ गई है, लेकिन किस तरह से इस बार का प्रचार देखते हैं? मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों की स्ट्रेटेजी और चुनाव प्रचार कैसा नजर आया? देखिए, बहुत क्रूशियल चुनाव इस बार है। 2 दिन मतदान में शेष है, यानी कि परसों मतदान होना है। उसके पहले राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले इंदौर में रोड शो होता है। इस रोड शो के जरिए इंदौर और मानवा निमाड़ के साथ ही प्रदेश भर में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। बीजेपी ने यूपी चुनाव में से फॉलो किया था। इसी तरीके से 2018 में अमित शाह ने अंतिम समय में 2 रोड शो किए और अंतिम समय में लास्ट आवर का जो चुनाव प्रचार होता है वो जनता के बीच बड़ा इंपैक्ट डालता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ बड़े नेताओं ने जनसभा और रैलियां की हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इसी के साथ ही बीजेपी से स्मृति ईरानी और तमाम बड़े नेता प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में यह चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, बीच में सरकार गिर जाती है, बीजेपी वापस सत्ता में आती है। अब कांग्रेस पार्टी 2018 के वादे के सहारे 2023 में सत्ता वापसी की राह तलाश रही है। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए किसान कर्ज माफी साबित हो सकता है। इसके अलावा जातिगत जनगणना और ओबीसी को 27% आरक्षण, जिससे बीजेपी नेशनल मुद्दे पर, माफ कीजिए, कांग्रेस नेशनल मुद्दे पर उठा रही है और एमपी में भी यह वादा किया गया है। अब दूसरी तरफ आती है भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में है और जनता क्या संकल्प पत्र के साथ जाती है या वचन पत्र के साथ जाती है, यह परसों क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोनों पार्टियों की कोशिश है कि हर वर्ग को साधा जाए। जिस तरीके से आपने कुछ मुद्दे गिनाए वो मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर युवाओं के लिहाज से देखें तो भर्ती परीक्षाएं, पटवारी भर्ती परीक्षा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगी। युवा इसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सियासी पेच बहुत गहरा है, जैसे दिमनी की बात कर लें। नरेंद्र सिंह तोमर यहां से केंद्रीय कृषि मंत्री भाजपा के प्रत्याशी हैं और यहां बसपा का भी प्रत्याशी है, बसपा का दबदबा है, इसलिए यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा और सबसे दिलचस्प मुकाबलों वाली सीटों में से एक सीट दिमनी की हो सकती है। बहुत क्रुशियल यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल आकाश, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बार का चुनाव उसके इर्द गिर्द रहेगा। लौटूंगा आपके पास, तृप्ति आपके पास आ रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ में हम दोनों ही पार्टियों की स्ट्रेटेजी को समझें और चुनाव प्रचार को देखें तो कांग्रेस भले ही बहुत विश्वास के साथ यह कह रही है कि सीएम भूपेश बघेल के नाम को लेकर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम आगे बढ़ाया, फिर राहुल गांधी ने संकेत दिए, लेकिन जो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की जो रैलियां हो रही हैं वो ये बताती हैं कि उतना चुनाव आसान नहीं है जितना अभी तक देखने को मिल रहा है। तृप्ति, क्या कहेंगी, कैसा प्रचार नजर आया? बिल्कुल, और अभी तक जो देखा गया है विकास इस चुनाव में, कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो आज जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की तो सवाल यही था कि इशारे तो खड़गे भी कर गए और इशारा आज राहुल गांधी ने भी कर दिया जी। तो वो इशारा क्या है? इस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मेरा चेहरा आगे किया गया है। पहले कहा जा रहा था, इस पर तंज भी हुई, सियासत भी हुई कि सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि मेरा चेहरा आगे किया गया। इससे परे अगर बात की जाए वादों की तो कांग्रेस ने जो वादे किए, घोषणा पत्र बीजेपी के बाद आया कांग्रेस का, प्रत्याशियों की सूची भी बीजेपी की बाद आई। बीजेपी 2 कदम आगे चल रही थी चुनाव की तैयारियों को लेकर और प्रत्याशियों से लेकर घोषणा को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी देर से घोषणाएं की और कांग्रेस की घोषणाओं का जिक्र करें तो किश्तों में थोड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहले तो मंच से ऐलान हुए सारे,
राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी सभाएं हुई चुनावी, उसमें पहले ऐलान कर दिया कि कांग्रेस क्या करने वाली है। चाहे बड़े ऐलान हो, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की बात हो, कर्ज माफी का ऐलान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। तो ये बड़े ऐलान पहले ही कांग्रेस किश्तों में करती आ रही थी। घोषणा पत्र आया तो महज एक तरीके की खानापूर्ति देखी गई। जो ऐलान कर दिए गए थे उन बड़े वादों के अलावा कुछ भी थोड़ा नया नहीं दिखा। ये देखते हुए कि तेंदुपत्ता की राशि भी राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम ज्यादा देंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों को लेकर भी कांग्रेस ने अच्छी तैयारी की। 22 विधायकों के टिकट काट दिए। मुद्दे काफी हावी हो रहे हैं और चुनाव प्रचार में जो मुकाबला देखने को मिला है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह लगातार यहां प्रचार उन्होंने किया और हिमंता बिस्वा एक ट्रम्प कार्ड की तरह उन्हें पेश किया गया एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे कवर्धा हो, बेमित्रा हो, इन इलाकों में खूब प्रचार हिमंता बिस्वा के हुए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सभाएं तो उनकी ही हुई होगी। और इन सभाओं में चाहे रोड शो हुए हो, योगी आदित्यनाथ के राजनांदगांव में मुद्दा छाया धर्म का, सियासत धर्म पर हुई, ध्रुवीकरण तुष्टीकरण का भी मुद्दा छत्तीसगढ़ में छाया। लेकिन इसके अब नतीजे बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। जो अनुमान अभी तक का राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि कांग्रेस के मुद्दे और बीजेपी की घोषणाएं, कांग्रेस का काम बीजेपी की घोषणाएं, इस पे जनता काफी सोच समझ करके वोट करेगी, बिल्कुल फैसला लेगी। और 3 तारीख को ये तमाम जो दावे और वादे जनता से किए गए, उनको दिखाए गए हैं, उनका निर्णय होगा। प्रणय, लौटूंगा मैं आपके पास, तृप्ति आपके पास, प्रेरणा आऊंगा, साथ ही करतार आपके पास भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार रैलियों का शोर भी खूब देखने को मिला। नेताओं ने जमकर रैलियां की। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश में खूब जनसभाएं की हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 15 सभाएं की हैं। रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, मुरैना, गुना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, इंदौर, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में पीएम ने रैलियों को संबोधित किया है। वहीं अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों की बात की जाए तो उन्होंने भी लगभग 21 जनसभाएं की हैं, यानी कि जो पीएम से भी ज्यादा हैं। जुन्नार, देव, जबलपुर, भोपाल, खजुराहो, रीवा, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, करेरा, मानपुरा, भौती, पिछौर, श्योपुर, धार, गंधवानी, बदनावर, देपालपुर, सिरोंज, चाचौड़ा, राघोगढ़, चंदेरी, देवतालाब, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर उत्तर, मध्य पूर्व और जनसभाओं को इन तमाम जगहों पर उन्होंने संबोधित किया है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश में 14 जनसभाएं की हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सभाएं जो हैं इन तमाम नेताओं ने की हैं। और इन जो दौरे हुए हैं उसके बाद देखना होगा बीजेपी के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां तो की हैं, तो कांग्रेस के लिए कितने दौरे किए हैं बड़े नेताओं ने, वो भी आपको बताते हैं। 24 अक्टूबर के बाद से कई ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को कांग्रेस की तरफ से मिली हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो उन्होंने एमपी में चुनाव प्रचार रैलियां जो की हैं वो कम से कम 6 देखने को मिली। और भोपाल से उन्होंने शुरुआत की, थातीपुर वो गए, सेवड़ा गए, श्योपुर गए, बैरसिया में जनसभाएं की और उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश में जमकर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 13 रैलियों को संबोधित किया है, जहां ब्योहारी, शहडोल, जबलपुर, नई सराय, अशोकनगर, राजपुर, बड़वानी, सतना, टीकमगढ़, विदिशा, भोपाल, हरदा, नीमच, जावद, टिमरनी और तमाम ऐसी जगहों पर उन्होंने सभाएं की। वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बात की जाए तो उन्होंने भी खूब जमकर चुनाव प्रचार किया है। मध्य प्रदेश में कुल 11 सभाएं प्रियंका गांधी ने की। मंडला, दमोह, इंदौर, धार, खातेगांव, सावेर, रीवा, चित्रकूट, सीधी, दतिया में तमाम जगह पर दोनों ही नेताओं ने, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की बात की जाए या कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, दोनों ने ही जमकर रैलियां की हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए, प्रेरणा आपके पास आ रहा हूं मैं, हम विंध्य को अगर देखते हैं तो लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे। इस तरफ देखा जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें, तमाम रैलियां हमने देखी हैं। किस तरह से विंध्य का समीकरण जो है सियासी बनता नजर आ रहा है? आज चुनाव समाप्त हुआ है, क्या नजर आता है अब तक? निश्चित रूप से विकास,
विंध्य का जो मोह है वो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है छोड़ नहीं पा रही है और वो छूटता हुआ भी नजर आ रहा है। यही कारण है कि दिग्गज लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे थे। 30 विधानसभा सीट में से 24 भारतीय जनता पार्टी के पास अभी हैं। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा सीटों पर थी, लेकिन उसके बाद 2 और सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कब्जा ली और अब उसके बाद महज 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, यानी कि 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। आप ये समझिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विंध्य। उसके बाद अब जब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की चिंता बढ़ेगी। और बात करें अगर रीवा की, यहाँ से जब नगर निगम चुनाव हुए जिस तरह से हमने देखा और महापौर के पद पर जिस तरह से कांग्रेस का प्रत्याशी काबिज हुआ, उसके बाद बीजेपी की चिंता और बढ़ गई। और बात करें अगर सतना की, क्योंकि हमने सतना में जब अन्य लोगों से भी बात की और राजनीतिक दलों से भी बात की, कांग्रेस विकास सतना में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई है। मैहर की अगर बात करें, मैहर की सीट नारायण त्रिपाठी की सीट मानी जाती है और नारायण त्रिपाठी इस बार फिर से जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के अपने तथ्य हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी वहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं। रीवा की अगर हम बात कर ले, रीवा के अलग अलग क्षेत्रों में हमने दौरे किए हैं। हालांकि रीवा की मुख्य रूप से रीवा की हम बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैबिनेट मंत्री है राजेंद्र शुक्ल, जिनको मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है और दोनों ही प्रत्याशी बेहद कड़े माने जा रहे हैं और दोनों की आपस में टक्कर है। हालांकि परिणाम क्या होते हैं जरूर देखना होगा विकास, बिल्कुल परिणाम देखना होगा और विंध्य किसकी तरफ जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी से करतार में आपके पास आ रहा हूं। ग्वालियर चंबल में लगातार रैलियां की हमने देखा। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो 19,000 करोड़ की उन्होंने एक बार लोगों के लिए तमाम सौगातें दी, तो जो दिखाता है कि ग्वालियर भी, चंबल जो बेल्ट है, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है वहां। निश्चित तौर पर प्रकाश, ग्वालियर चंबल चलेगा। इसकी बात की जाए 34 विधानसभा सीटों पर नजरें हैं, बीजेपी की नजरें हैं, कांग्रेस की नजरें हैं, बसपा की भी नजरें हैं। यहाँ इस इलाके की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ग्वालियर आते हैं, 19,000 करोड़ की जो सौगात है उनको उनकी घोषणाएं करते हैं। लगातार भाजपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी ने ये हर जो प्रयास थे वो किए, जितने भी वादे थे, लुभावने वादे किए जाएं या किस तरीके से उनको जो वोटर्स हैं उनको समझाने के, उनके लिए उनको किसी भी तरीके से आकर्षित करने के जो भी काम थे वो किए। यहाँ अगर बात की जाए जिस तरीके से चंबल डिवीजन की बात करूं तो यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है वहां, बसपा अच्छा खासा। यहाँ अगर बात की जाए 6 सीटों की मुरैना की, तो यहाँ बसपा हर जगह खेल बिगाड़ रही है। ग्वालियर में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ जो 34 सीटें उसमें कम से कम 20 बिल्कुल ये 34 सीटें बहुत कई मायनों में खास हो जाती हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल में इस बार कमबैक बीजेपी करना चाहती है और यही देखने को भी मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश की बात हुई। सत्यप्रकाश, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां भी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गजों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर के बाद यहां 4 जनसभाएं की। कांकेर, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद में उन्होंने रैलियां की। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने 24 अक्टूबर के बाद से 11 जनसभाएं छत्तीसगढ़ में की हैं, जिसमें राजनांदगांव हो, कोंडागांव हो, जगदलपुर हो, पंडरिया हो, रायगढ़ हो, जशपुर हो, डबरा, ऐसे तमाम शहरों तक वो पहुंचे। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने 24 अक्टूबर के बाद 6 यहां जनसभाएं की हैं। इसमें पंडरिया हुआ, कवर्धा हुआ, डोंगरगढ़ हुआ, राजनांदगांव हुआ, खैरागढ़ हुआ, ये तमाम जगहों पर ये तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को हम देखें, एक तरफ थपा है लेकिन मतदान का इंतजार है और छत्तीसगढ़ दिग्गजों ने चुनाव में जमकर प्रचार किया है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 जनसभाएं की हैं। महासमुंद, सुकमा, अभनपुर, चंद्रपुर, कटघोरा और बैकुंठपुर में उन्होंने रैलियों को संबोधित किया। उसके बाद महासचिव प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो 5 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है, जिसमें खैरागढ़ आता है, बिलासपुर, कुरुद, बालोद और रायपुर में रैलियां की हैं। उसी के साथ अगर हम राहुल गांधी की रैलियों पर नजर डालें तो कुल 11 जनसभाएं उन्होंने की। कवर्धा, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांगेर, खरसिया, जगदलपुर, सरगुजा, जशपुर, अंबिकापुर, बालोदा बाजार और बेमित्रा शामिल है, जो दिखाता है सत्यप्रकाश किस तरह से दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में लगातार अपनी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही है वो दावे चुनाव में कैसे नजर आए, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली? सत्यप्रकाश, देखिए 2024 में केंद्रीय सत्ता से पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल है और इससे कांग्रेस भी मान रही है सत्ता का सेमीफाइनल और भाजपा भी मान रही है जी। इसलिए दोनों ही दल जितनी अधिक से अधिक जोर आजमाइश करनी चाहिए उतनी अधिक से अधिक जोर आजमाइश जीतने के लिए कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में।
15 साल भाजपा की हुकूमत यहाँ पे रही राजनीतिक तौर पे, और उसके बाद कांग्रेस 5 साल से काबिज है। दोनों के अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं। घोषणा पत्र में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग समान हैं, मतलब आसपास है। मतलब अगर हम बात करें तो 12,000 रुपये अगर देने की बात महिलाओं को भाजपा कह रही है, तो उसके बाद फिर 15,000 रुपये देने की बात कांग्रेस कहने लगी। इसके साथ साथ धान का जो मूल्य है वो 3100 रुपये देने की बात भाजपा की, फिर 3200 रुपये तक कांग्रेस की। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मसले हैं जिसे लगभग छूने की कोशिश दोनों दल सामान्य तौर पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कर्ज माफी का जो मुद्दा है, इसे कांग्रेस लेकर कहीं ना कहीं आई है, और जो पिछली दफा देखने को मिला था 2018 में कि यह मुद्दा चला था। अब इस बार ये मुद्दा कितना चलता है नहीं चलता है, ये बात की बात है। भाजपा कह रही है कि महिलाओं को जो लाभ देने जा रहे हैं, अगर सरकार बनती है तो ये मुद्दा चलेगा। कांग्रेस कह रही है कि कर्ज माफी और विभिन्न मुद्दे हैं वो चलेगा उनके। लेकिन इस बीच में जो क्षेत्रीय दल हैं, कई सारे सीटों पे क्षेत्रीय दल और कुछ निर्दलीय, वो भी मुकाबले को रोचक करके रखे हुए हैं। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों को अगर हम मिला ले तो वो भी कई सीटों पर कहीं भाजपा का, कहीं कांग्रेस का। ठीक है सत्य प्रकाश, क्षेत्रीय शत्रप जो है वो इस बार कितना खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी बताएंगे कौन सी सीटें हाई प्रोफाइल हैं और किसके बीच कड़ी टक्कर है। कक्षा में आज हम जिक्र कर रहे हैं, चुनावी शोर तो थम गया है, लेकिन उसके बाद ये जो 2 दिन है उसमें सियासी समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते नजर आएंगे, ये भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की किस सीट पर कौन से दिग्गज उतरे हुए हैं और उनके सामने कौन सा उनका प्रतिद्वंदी है जो उनको मुश्किलें उनके लिए बढ़ाएगा। सबसे पहले नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान का आता है, जो अपने गढ़ बुधनी से ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने कांग्रेस पहली बार कांग्रेस की तरफ से विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा गया है। वहीं डबरा सीट की बात की जाए तो हाई प्रोफाइल सीट है, एमपी में काफी चर्चित है। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी इमरती देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। इमरती देवी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने सुरेश राजे को मैदान में उतारा है, जो कि सिटिंग विधायक भी हैं। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अवधेश नायक को मैदान में उतारा है। अवधेश नायक एक समय में नरोत्तम मिश्रा के ही करीबी माने जाते थे। वहीं बीजेपी के अगर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो इंदौर 1 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबले के लिए कांग्रेस के सिटिंग विधायक संजय शुक्ला को मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनावों में अगर बात की जाए तो सुर्खी सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यहां गोविंद सिंह राजपूत विधायक बने थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने पाला बदला और 2020 में उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस ने उनसे मुकाबले के लिए नीरज शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने सोनकच्छ सुरक्षित सीट से राजेश सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। काफी हॉट सीट मानी जाती है। राजेश सोनकर से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब हरदा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से कृषि मंत्री कमल पटेल विधायक हैं। पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है और उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने रामकिशोर दुगने को उम्मीदवार बनाया है। भिंड जिले की अगर बात की जाए तो लाहार विधानसभा सीट कांग्रेस का अवैध यहां पर किला है और यहां से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक है। बीजेपी ने इस बार यहां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इस बार गोविंद सिंह को हराने के लिए अमरीश शर्मा को यहां से टिकट दिया है। और इस बार अगर भोपाल की बात की जाए तो नरेला विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है। यहां से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विधायक हैं। कई बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने मुकाबले में मनोज शुक्ला को उतारा है। भोपाल अगर मध्य की बात की जाए तो कांग्रेस का कब्जा है। आरिफ मसूद विधायक हैं और इस बार भी उनके सामने ध्रुव नारायण सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया है। तो ये बात हुई तमाम उन सीटों की जो हाई प्रोफाइल सीट है और उसके साथ दिमनी विधानसभा की सीट जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके सामने वर्तमान में विधायक हैं। ये वो तमाम जो सियासी बड़े दिग्गज नेता हैं और उनके सामने कौन खड़ा है वो हमने आपको बताया। ये हुई एमपी के दिग्गजों की बात। अब बहुत जल्दी से छत्तीसगढ़ के दिग्गजों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं। प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वहीं कांग्रेस की तरफ से तमाम दिग्गजों की साख दूसरे चरण पर दांव में है। दूसरे चरण में प्रदेश के मुखिया यानी भूपेश बघेल पाटन से चुनावी मैदान में होंगे तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव फिर से अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात की जाए तो दुर्ग ग्रामीण से वो ताल ठोक रहे हैं तो वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर से चुनावी मैदान में है। खरसिया से बात की जाए मंत्री उमेश पटेल तो कोरबा से अगर बात की जाए तो कैबिनेट में मंत्री जयसिंह अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं।
आरंग से शिव कुमार डहरिया हैं, लोहरा से अनिला बेड़िया हैं, चुनावी रण में हैं, और इसके बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे लोहरा से, तो गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से चुनावी मैदान में हैं। बघेल कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरणदास महंत भी सख्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को, दिग्गजों को उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी दूसरे चरण में तमाम दिग्गजों पर भरोसा जताया है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए और सांसद अरुण साव लोरमी से चुनावी मैदान में हैं, तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी ने उन्हें फिर से रायपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले की अगर बात की जाए तो मुंगेली से चुनावी मैदान में है। वहीं प्रदेश में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले अजय चंद्राकर कुरूद से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सांसद विजय बघेल की बात की जाए तो वो अपने ही चाचा और प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनावी मैदान में हैं और चुनौती पेश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से हैं, तो वहीं सांसद गोमती साय पत्थल गांव से चुनावी मैदान में हैं। ये हमने बात की तमाम उन दिग्गजों की जो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने। एक और बार मेरे तमाम जो सहयोगी हैं वो एक और बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आपके पास तृप्ति आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में हम चेहरों को देखें तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कहां कौन आश्वस्त नजर आ रहा है और कहां कौन ऐसे दावे कर रहा है कि जिसको 100% विश्वास है कि वही आ रहा है? जरा बताइए इन तमाम दिग्गजों के बारे में। देखिए, तमाम दिग्गजों के नाम और चेहरे तो आपने दिखा दिए विकास, और ये चेहरे ही हैं जो चर्चा का विषय बने हुए थे। पहले लगा था कि कुछ मंत्रियों की भी टिकट कटेगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा। तमाम मंत्रियों को टिकट दी, विधायकों के टिकट काटे, 22 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे, लेकिन दिग्गज चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत, तमाम मंत्री हैं, कवासी लखमा। लेकिन अभी जो छनकर खबरें आती हैं कि कुछ मंत्री सांसद में भी हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो सीतापुर सीट की बात कर ली जाए, चाहे आप कोंटा सीट की बात कर लीजिए, चाहे कोंडागांव सीट की बात कर लीजिए, ये थोड़ी सी कड़ी फाइट देते दिख रहे हैं। इस सीटों पर कड़ी फाइट का सामना करना पड़ रहा है मंत्रियों को। बाकी अगर मुख्यमंत्री की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जेसीसीजे से खुद अमित जोगी खड़े हो गए हैं, वहां पे सभाएं करते हैं, चूंकि एससी वोटर ज्यादा हैं। दूसरी तरफ चाचा और भतीजे की बात आपने पहले ही कही कि चाचा और भतीजे की एक बार फिर से चुनावी जंग होगी, तो ये बेहद दिलचस्प पाटन का भी चुनाव। हालांकि मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने करके कांग्रेस पार्टी ने सारा चुनावी कैंपेन भी सामने रखा है, तो ऐसे में माना जाए कि पाटन भी काफी दिलचस्प सीट हो जाती है। जो हर बार होती है कि मुख्यमंत्री वाली सीट है तो वो वहां पे विपक्ष घेरने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी अगर बड़े चेहरों की बात की जाए कांग्रेस पार्टी में, इसके अलावा बीजेपी में भी, तो सत्यप्रकाश बेहतर बताएंगे कि बीजेपी में किस तरीके से अरुण साव है, तमाम बड़े नेता सांसदों को उतार दिया मैदान में। तो ये दिग्गज बीजेपी पे मैं बात करूंगा, सत्यप्रकाश के पास जाऊंगा, तृप्ति लौट रहा हूं आपके पास, करतार आपके पास आ रहा हूं। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल बेल्ट जो है, वहां चेहरे इस बार कितना इंपैक्ट करेंगे? ग्वालियर चंबल की स्ट्रैटेजी जरा समझाइए करतार। ग्वालियर चंबल की अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो यहाँ जो चेहरे हैं, काफी जो नामी गिरामी चेहरे हैं, उनको मैदान में उतारा है। अगर मुरैना की बात की जाए, मुरैना में जिस तरीके से दिमनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर को, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको मैदान में उतारा है। उनके सामने है जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है रविंद्र भिड़ोसा, उनके सामने है। ऐसे ही बात की जाए ईदल सिंह कंसाना, जो पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनको वहां से मैदान में उतारा है। तो यहाँ जो चेहरे हैं, उन चेहरों की बात की जाए तो चेहरे काफी, अगर आश्वस्त की बात की जाए तो कोई भी चेहरा इस बात से आश्वस्त नहीं है कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा। सबकी कसम में लगे हुए हैं, सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार ये लग रहा है कि पता नहीं क्या स्थिति होने वाली है। कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जहां वो सीट वो कंफर्म हो, क्लियर हो। ग्वालियर की बात की जाए, जैसे प्रद्युमन सिंह तोमर है, इस समय वर्तमान में मंत्री थे, उन्हें मैदान में उतारा है। भारत सिंह कुशवाहा है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उन्हें मैदान में उतारा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं दतिया से नरोत्तम मिश्रा, उनको मैदान में उतारा है। तो तमाम जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सारे चेहरे पूरी दमखम के साथ लगे हैं। बड़े नेताओं ने दौरे किए, बड़े नेताओं ने रैलियां की। उन सबका जिस तरीके से अब की बार मोदी के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगा गया है, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है, तो उसका फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है। यहाँ इस अंचल की बात की जाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान किरार समाज से आते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया गया। तो जो किरार समाज है वो
बीजेपी को वोट नहीं करेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लास्ट टाइम पे यहाँ उतारा गया, किरार समाज के गांव में उतारा गया, तो उनके वोट कबाड़ने की कोशिश है वो की गई। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जहां हर जाति का जो नेता है उस नेता को उतार के कोशिश। एसपीएस बघेल हैं, उनको यहाँ लगातार उनसे रैलियां कराई गई, उनसे मीटिंगें कराई गई, बघेल समाज के वोट उनको कबाड़ने थे। बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ग्वालियर चंबल में इंपैक्ट करेंगे। लेकिन आकाश, आपसे मैं समझूंगा, बीजेपी को एक तरफ हम देखें तो चेहरों को लेकर बीजेपी ने इस बार अपनी लिस्ट में बड़े रिस्क लिए हैं। नए नाम के साथ साथ नए नामों को भी लाया गया है, चेंजेस बड़े किए गए हैं। लेकिन इतने नामों को लाने के बाद भी बीजेपी अगर यही कह रही है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, यानी कि क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, दरअसल मोदी की जो लोकप्रियता है वो इन सब से अलग है। हालांकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग जरूर किया है। 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंकाया, और इसके पीछे की जो रणनीति है वो यही मानी गई कि जनता के पास इस बार सीएम फेस को लेकर ऑप्शन होगा। और यही कारण रहा कि बीजेपी ने अब तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उनका मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सत्यप्रकाश बता रहे थे कि चुनाव 2024 सेमीफाइनल भी है। यह मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो 2024 के लिए बहुत कुछ मैसेज दे जाएंगे, लिटमस पेपर टेस्ट की तरह होगा। इस लिहाज से भी ये देख सकते हैं कि मोदी का चेहरा ऐसे भी आगे किया गया है। जो बड़े अंचल हैं एमपी के, जो बड़े रीजन हैं, वहां बड़े नेताओं को जिम्मा दिया गया है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय को हम निमाड़ अंचल में देख लें, या फिर अगर हम विंध्य की तरफ जाते हैं तो गणेश सिंह को देख लें, इसी तरीके से ग्वालियर चंबल आते हैं तो हम नरेंद्र सिंह तोमर को देख लें। लेकिन अधिकतर सीटें इसमें क्रिटिकल सीटें रही हैं। सिर्फ अगर हम प्रहलाद पटेल की सीट छोड़ दें तो वो सीट, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, वहां से उनके भाई विधायक रह चुके हैं और बीजेपी का अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन महाकौशल 2018 में बीजेपी के लिए कमजोर रही, विंध्य में बीजेपी मजबूत रही। अब ग्वालियर चंबल अंचल आएंगे तो यहां भी बीजेपी कमजोर रही, मालवा निमाड़ जाएंगे यहां बीजेपी कमजोर रही। कई रीजन ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ 2018 में कमजोर हुई थी। अब इन रीजन में, चाहे वो मालवा निमाड़ हो, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल हो, इन जगहों पर बीजेपी कम बैक कैसे करती है, जो रणनीति को फॉलो किया गया। लास्ट आवर्स में बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार, जहां हिंदुत्व की बात आई वहां पर योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा, भोजपुरी स्टारकों को चुनावी प्रचार में उतारना। जहां जो डिमांड आई बीजेपी उन नेताओं को भेजती गई। स्मृति ईरानी भी कई सीटों पर, भोपाल की नरेला सीट पर स्मृति ईरानी पहुंचती है, आज बालाघाट में पहुंचती है। इन तमाम नेताओं को उतारा गया। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया। जो यूपी की सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर बसपा सपा भी दावेदारी कर रही है, वहां भी बीजेपी बड़े नेताओं को लेकर पहुंचती है। और कोशिश ये रही कि 2018 में जो भूल हुई उस भूल को 23 में ना किया जाए। हालांकि बीजेपी इतने चेहरों को मैदान में उतारने के बाद भी मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व का बात कर रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 2018 और 13 में भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक नेतृत्व की याद क्यों नहीं आई? अब 23 में बिना दूल्हे की बारात लेकर चलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा जो सवाल है, बिल्कुल आकाश, आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है, और यही स्ट्रेटेजी लगभग छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। प्रेरणा, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले सत्यप्रकाश, अगर हम बीजेपी की बात की जाए, एक तरफ आज रमन सिंह कहते हैं कि हम पहले चरण में जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें से 14 से ज्यादा बीजेपी जीत रही है। अगर वहां भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखें तो वही रही, लगभग केंद्र के तमाम नेता पहुंचते और मोदी जी के नाम से ही चुनाव स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई है अपनी। क्या नजर आता है, बीजेपी इस बार क्यों आश्वस्त नहीं है प्रदेश के नेताओं के साथ? सत्यप्रकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, बीजेपी के लिए अगर हम कहें विकास, तो एक बड़ी चीज ये भी है और बारीक चीज ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को पूरी तरह यहां प्रोजेक्ट करने से पहले भाजपा ने रणनीतिक तौर पे छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं का ओहदा कद बढ़ाया और संभागवार क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिशें भी की। अब इसे राजनीतिक विश्लेषक भाजपा को फायदे के तौर पे जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि नतीजे वो बताएंगे। मसलन अगर मैं कहूं तो बस्तर संभाग से आती हैं, कोंडा गांव से जो प्रत्याशी हैं भाजपा की लता उसेंडी, उन्हें पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया कोंडा गांव से। मतलब कि बस्तर में स्थानीय नेताओं के अलावा एक राष्ट्रीय स्तर का पद के एक चेहरा बनाने की कोशिश थी। इसी तरह सरगुजा की अगर बात करें तो वहां से केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री
विष्णुदेव साय, इन दोनों को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया गया है। सांसद है गोमती साहू, उन्हें भी खड़ा कर दिया गया है। इसी तरह से दुर्ग संभाग में देखेंगे तो पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वो हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के तौर पे छत्तीसगढ़ में भाजपा बढ़ती हुई दिखाई दी। ये जरूर है कि सामूहिक नेतृत्व में ही यहाँ भी भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कई बड़े चेहरे जो हैं वो दांव आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। अरुण साव हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें भी टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री को टिकट है, 4 सांसद है। अरुण साव को लेकर विजय बघेल खुद भी सांसद है जो सीएम भूपेश बघेल के सामने लड़ रहे हैं। इसी तरह से ज्यादातर पूर्व मंत्रियों को टिकट दे दिया गया है। तो बड़े चेहरों पे ज्यादा भरोसा करती हुई दिखाई दी भाजपा, लेकिन नए चेहरे को भी लाकर संतुलन बैठाने की भी कोशिश की। अब देखना यह होगा कि मतदाता के मन में क्या है, क्या कुछ देकर वो वोट करती है। लेकिन हाँ, दमखम में पूरा राजनीतिक कैंपेन करती हुई कांग्रेस भाजपा जरूर यहाँ पे दिखाई दी है छत्तीसगढ़ में। सत्यप्रकाश लौटूंगा, ये हुई चेहरों की बात। प्रेरणा, अब आपके पास आ रहा हूं, और एक तरफ वचन पत्र और एक तरफ घोषणा पत्र जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, कितना इफेक्ट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने पहले वचन पत्र रखा, और हम ये भी ना भूलें कि 2018 में सिर्फ कर्ज माफी ने पूरा जो चुनाव है उसको बदल दिया था। किस तरह से इस बार वादे और दोनों के दावे देख रही हैं आप चुनाव में, प्रेरणा? निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सवाल था विकास आपका, वो इसलिए क्योंकि बोलियां लगाई गई हैं इस बार जनता की, चाहे बात छत्तीसगढ़ के वचन पत्र की कर ली जाए, चाहे बात मध्य प्रदेश के वचन पत्र की कर ली जाए। कोई लाडली बहना योजना लेकर आता है और उसकी राशि गिनाता है, तो उसी के जवाब में दूसरी योजना आती है नारी सम्मान योजना। तो आप ये समझिए विकास की किस तरह से आम जनता की बोलियां लगाई गई हैं, और दोनों ही राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं थे और दोनों ने ही इस तरह के काम किए हैं। हालांकि 2018 में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के कई ऐसे वचन थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की थी। और अभी भी एक मुद्दा, मैं जब विंध्य क्षेत्र में गई, मैंने दौरा किया विकास, तब ओपीएस ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुझे लगता है अभी कुछ समय से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बार बार मांग उठ रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक मजबूत विषय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी ऐलान कर चुकी है ओपीएस लागू करने का। हालांकि बीजेपी बार बार उस सवाल से बचती हुई नजर आती है। इसी के साथ महिला सुरक्षा, पुलिसिंग व्यवस्था और क्षेत्रों के विकास को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार आम जनता सवाल खड़े कर रही है प्रदेश सरकार पर। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि रीवा सतना वो क्षेत्र है जहां पर महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हुए हैं और किस तरह से उनके अपराध बढ़े हैं, वो तस्वीरें बीते 6 महीने में सभी ने देखी है विकास। और विंध्य वो क्षेत्र भी है जहां से कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर आदिवासियों पर अत्याचार भी हुए हैं। इससे पहले ही मैंने सीधी का जिक्र किया था, रीवा से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की गई थी, बदसलूकी की गई थी। एक महिला के साथ जिस तरह से खुले में मारपीट की गई, कैमरे में वो कैद हुई थी तस्वीरें। सतना का जो रेप केस था वो निकलकर सामने आया। ये तमाम ऐसे पहलू हैं विकास, क्योंकि इस बार चुनाव में आम जनता के मस्तिष्क में है, और 48 घंटे जो आम जनता के लिए हैं वो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आम जनता किस पर भरोसा जताती है, कौन से राजनीतिक दल को 17 तारीख को चुनकर 3 दिसंबर को परिणाम में दिखाती है, ये जरूर देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण विकास बात ये कि आज शाम से जब चुनाव प्रचार थमा है तो पुलिस की जो व्यवस्था है शहर भर में वो और ज्यादा सख्त कर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन अब बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता को बरगलाने की अलग अलग तरह से कोशिश की जाएगी, शांति के माध्यम से कोशिश की जाएगी, छुपते छुपाते होगी ये कोशिश। तो यही कारण है कि पुलिस की व्यवस्था रीवा क्षेत्र में भी आसपास बहुत तगड़ी कर दी गई है, और आचार संहिता के चलते वैसे ही वाहनों की चेकिंग हो रही थी। और अब प्रत्येक चौक चौराहों पर आपको इसी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी विकास, क्योंकि 17 को चुनाव है, तो ये माना जा सकता है कल का दिन भी बेहद अहम है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बेहद अहम और राजनीतिक दलों के लिए भी। बिल्कुल प्रेरणा, आपने सही कहा, क्योंकि ये 2 रातें ही अंतिम हैं और ये 2 रातें ही भारी हैं। तृप्ति, आपसे भी मेरा यही सवाल है, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में एक तरफ वचन पत्र, दूसरी तरफ संकल्प पत्र, क्या भारी रहेगा? दोनों के वादे दावे, फील्ड पे आप लगातार रही हैं, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली? तृप्ति। देखिए, कांग्रेस का था भरोसे का पत्र और बीजेपी ने रखा मोदी की गारंटी। चेहरा जैसा कि मध्य प्रदेश में जिक्र हो रहा है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो यहाँ भी मोदी की गारंटी लेकर ही भारतीय जनता पार्टी सामने आई, और जो घोषणा पत्र आया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही केंद्र में रहे।
ये तो बीजेपी की बात होगी, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो भरोसा शब्द अख्तियार किया था पहले से ही, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर रहे थे, तमाम सम्मेलन हो रहे थे, भरोसे का सम्मेलन, तो उस वक्त से ही भरोसा शब्द को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है और उनका क्लियर स्टैंड ये है कि हमने जो कहा वो किया, इसलिए भरोसा जनता हम पर करती है। तो ये टर्म भरोसा का लेकर निकल पड़ी कांग्रेस। अब भरोसे का पत्र है तो उसमें भरोसा दिलाने के लिए तमाम वादे किए गए हैं। दोनों के ही घोषणा पत्र पर अगर नजर डालें तो कुछ कॉमन वादे दिखते हैं, कुछ में कांग्रेस ने बाद में घोषणा की गृहलक्ष्मी योजना हम लॉन्च करेंगे, उसके पहले बीजेपी ने महतारी वंदन की बात कही, तो जब फॉर्म बंटने लग गए, फॉर्म भरवाने लग गए तो फिर बवाल मचा। और एक तरीके से चूंकि महिला वोटर्स यहाँ ज्यादा हैं, पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा हैं, 1 करोड़ 2 लाख के आसपास महिला वोटर्स हैं। दोनों ही दलों का, तमाम सियासी दलों का मेन फोकस है महिला वोटर्स पर, उनको रिझाने की हर एक कोशिश। जब मैं फील्ड में गई, महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तो महिलाएं यही कहती हैं कि बोलते सबोजन मिले कहीं नहीं, यानी कि मिलता कुछ नहीं है, बोलते सब हैं। कई महिलाओं को तो ये भी समझ में आ रहा है, वो मुखरता से बोलती हैं कि जब हमको ऐसे ही बांट देंगे तो सरकार तो कंगाल हो जाएगी। तो ये मुद्दा भी है। अब जहां तक बात की जाए, बीजेपी के नेताओं से जब सवाल किया जाता है कि रेवड़ी अब गायब हो गई क्या, तो वो कहते हैं कि रेवड़ी नहीं, ये तो जनता को हम सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि रेवड़ी वाला टर्म बीजेपी उठाती है, हम तो आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है ना, वो 2024 की भी तस्वीर तय कर रहा है विकास, इस लिहाज से कि वाकई तृप्ति आपने सही कहा और ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो आप बता रही हैं कि महिलाएं अगर ये समझ रही हैं कि अगर ये फ्री में, मुफ्त में बांट दिया जाएगा तो सरकारें कैसे चलेंगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि इंपैक्ट करेगा इस पूरे चुनाव में। आकाश आपका, प्रेरणा आपका, करतार आपका, तृप्ति आपका और सत्यप्रकाश आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज अग्नि परीक्षा में हमने आपको न सिर्फ उन प्रत्याशियों के बारे में बताया जिनकी कड़ी टक्कर है, हमने उन मुद्दों के बारे में भी आपको बताया जो इस बार चुनाव को इंपैक्ट करेंगे। हमने ये भी बताया कि कौन किसके वादे कैसे हैं, किसके घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन अब निर्णय आपका है क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है। 17 को मतदान है और 3 को फैसला आना है। अग्नि परीक्षा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।